दोस्तों, राइट वे केमिस्ट्री के यूट्यूब चैनल पे पुनः आप लोगों का स्वागत है। मैं रामहित आज आपको बतलाने जा रहा हूँ सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री क्लास 11th का पहला चैप्टर का दूसरा लेक्चर। तो सबसे पहले हम आप लोग देखेंगे कि पहला लेक्चर में क्या ही हम लोगों ने पढ़ा। तो पहला लेक्चर में हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा कि भाई विज्ञान क्या है, साइंस किसे कहते हैं, इस बात को डिस्कस किया। दूसरा पॉइंट हम लोगों ने ये पढ़ा कि रासायन विज्ञान क्या है, रासायन विज्ञान की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, और साथ ही साथ इसी रासायन विज्ञान के शाखा के बारे में हम आप लोगों ने डिस्कस किया था। आज के क्लास में उसी शाखा को हम लोग डिफाइन करते हुए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि बेसिक कॉन्सेप्ट में यानी इंट्रोडक्शन का जो पॉइंट होगा इस चैप्टर का, आज वो हम आप लोग समाप्त करेंगे। तो चलिए इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं बिना देर किए हुए, और सबसे पहले देख लेते हैं रासायन विज्ञान का शाखाएं, ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, कि भाई केमिस्ट्री के कौन कौन से ब्रांच होने वाले हैं। उसमें सबसे पहला ब्रांच है हम आप लोगों के पास भौतिक रसायन विज्ञान, फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री क्या है, इन बातों को समझिए। तो रासायन विज्ञान का वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों की संरचना तथा उनमें होने वाले भौतिक परिवर्तनों के सिद्धांत का अध्ययन किया जाता है कि कौन कौन से फिजिकल चेंजेस होने वाले हैं, उसके प्रिंसिपल क्या है, उसका अध्ययन करेंगे। उसे हम आप लोग भौतिक रसायन विज्ञान कहेंगे। दूसरा ब्रांच है आपके पास कार्बनिक रसायन विज्ञान, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, तो रसायन विज्ञान का वह शाखा या भाग है जिसके अंतर्गत हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन का मतलब हाइड्रोजन और कार्बन का सम्मिलित रूप हाइड्रोकार्बन कहलाता है, साथ ही साथ उसके व्युत्पन्न का अध्ययन किया जाता है, उसे हम आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहेंगे, कार्बनिक रसायन विज्ञान कहेंगे। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक एग्जाम्पल आ गया CH4। क्या CH4 हाइड्रोकार्बन है? बिल्कुल हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोजन भी है, कार्बन भी है। एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं C6H12O6, ये हाइड्रोकार्बन का व्युत्पन्न हो गया। इसमें हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा ऑक्सीजन भी है। तो किसी भी कंपाउंड्स में हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा और कोई एलिमेंट हो तो वो डेरिवेटिव्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाएगा या डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन कहलाएगा, हाइड्रोकार्बन का व्युत्पन्न कहलाएगा। तीसरा ब्रांच है हम आप लोगों के पास अकार्बनिक रसायन विज्ञान, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। दोस्तों अकार्बनिक रसायन विज्ञान के अंतर्गत ना कार्बनिक यौगिकों को छोड़कर, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको छोड़कर शेष सभी तत्व और उसके यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम आप लोग अकार्बनिक रसायन विज्ञान कहते हैं। जो मृत स्रोतों से प्राप्त होता है, अकार्बनिक यौगिक जो होंगे वह नॉन लिविंग सोर्स से प्राप्त होते हैं। जैसे इसके अंतर्गत उनसे यौगिकों को बनाने की विधि, भाई किसी भी कार्बनिक यौगिक को कैसे बनाएंगे, उसका संघटक क्या क्या होगा, गुण क्या क्या होगा, तथा उपयोग के बारे में विशेष तौर पर हम आप लोग पढ़ेंगे। किसमें? अकार्बनिक रसायन विज्ञान में। विशेष तौर पर केमिकल्स जो इंडस्ट्रियल टर्म्स में यूज होते हैं, लैब में यूज होता है, उन सब चीज़ों का अधिकांशतः अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? अकार्बनिक रसायन विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। आगे के ब्रांच की ओर हम बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे कौन कौन से ब्रांच हैं। जैसे देखिए कि चौथा ब्रांच हम लोगों के पास अवेलेबल है। यहाँ पर क्या अवेलेबल है सर? तो चौथा ब्रांच अवेलेबल है जीव रसायन विज्ञान, बायोकेमिस्ट्री। बहुत ही महत्वपूर्ण ब्रांच है। इसके अंतर्गत ना जीवित प्राणियों में, जितने भी जीवित प्राणी हैं, जैसे हम, आप, पेड़ पौधा, जो कुछ भी आप देख रहे हैं जिसमें जीवन है, जीवित प्राणियों में होने वाले रासायनिक प्रक्रिया तथा उसमें उपस्थित रासायनिक पदार्थों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम आप लोग जीव रसायन विज्ञान कहते हैं। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जीवित प्राणियों में उपस्थित रासायनिक पदार्थ को जैव अणु कहते हैं, जैव अणु कहते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। बायो मॉलिक्यूल्स कहते हैं। अब इसके बाद आइए औषधीय रसायन विज्ञान, मेडिसिनल केमिस्ट्री। कि दोस्तों मेडिसिनल केमिस्ट्री क्या होता है? हम आप बीमार पड़ते हैं, अन्य जीव जंतु बीमार पड़ते हैं, पेड़ पौधा भी बीमार पड़ता है, उसमें भी बीमारियां होता है। तो रसायन विज्ञान का वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवित प्राणियों में, जो भी जीवित प्राणी है उसमें अगर कोई रोग जनित हो रहा है तो उस रोग के निदान के लिए, उस रोग के उपचार के लिए आवश्यक
रासायनिक पदार्थों का उपयोग किस रूप में किया जाता, औषधि के रूप में किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, औषधीय रसायन विज्ञान कहते हैं। उसे हम क्या कहेंगे, औषधीय रसायन विज्ञान कहेंगे। इसके अंतर्गत औषधि निर्माण संबंधी नियमों का अध्ययन किया जाता है। इसी के अंतर्गत दवाई बनाने के सारे प्रिंसिपल का अध्ययन किया जाता है और इसके लिए कोर्सेज होते हैं इंडिया में जो अवेलेबल है, बी फार्मा, डी फार्मा, फार्मा डी, ये सब कोर्स अवेलेबल है। इसके बाद आइए कृषक रसायन विज्ञान, एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री। देखिए भोजन सबको चाहिए, भूख हर किसी को लगता है। आप पृथ्वी पर भौतिक सुख सुविधा के बिना रह सकते हैं लेकिन भोजन के बिना नहीं रह सकते हैं। तो वर्तमान समय में बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए जो मुख्य सबसे बड़ा इफेक्टेड फैक्टर है वो है भोजन, कि भाई भोजन चाहिए सबको, हर किसी को भोजन चाहिए। तो वो भोजन मिलेगा कहाँ से, एग्रीकल्चर से मिलेगा, कृषि से मिलेगा। तो रसायन विज्ञान का वह शाखा जिसके अंतर्गत कृषि कार्य संबंधी अध्ययन किया जाता है उसे हम आप लोग कृषक रसायन कहते हैं। अब देखते होंगे कि क्लास 11 से ही एक अलग कोर्स, एक अलग सब्जेक्ट ऐड कर दिया गया है, एग्रीकल्चर, कृषि। तो ये कृषि आपको क्लास 11 से ही पढ़ना होता है। विशेष तौर पर जो बायो के बच्चे हैं उन्हें निश्चित रूप से एडिशनल सब्जेक्ट में एग्रीकल्चर लेना चाहिए ताकि आप आगे चल के बीएससी एग्रीकल्चर कर सके, एमएससी एग्रीकल्चर कर सके और अपना फ्यूचर कृषि के क्षेत्र में, कृषि सलाहकार के क्षेत्र में बेहतर कर सके। उसके बाद आइए औद्योगिक रसायन विज्ञान, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए कम से कम लागत मूल्य में ज़्यादा से ज़्यादा वस्तु तैयार करना, ये चीज़ें हमें इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री सिखाता है। रसायन विज्ञान का वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी भी रासायनिक पदार्थों का औद्योगिक स्तर पर निर्माण संबंधी अध्ययन किया जाता है। बड़े पैमाना पर कैसे इसका उत्पादन किया जाएगा ताकि कम से कम लागत मूल्य लगे, उसको हम आप लोग इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कहेंगे, औद्योगिक रसायन विज्ञान कहेंगे। विश्लेषणात्मक रसायन विज्ञान, एनालिटिकल केमिस्ट्री। भाई इसका भी जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि किसी भी पदार्थ का क्वालिटी क्या है, वह पदार्थ कितना बेहतर है, उस पदार्थ में कौन कौन से सब्सटेंस उपस्थित हैं, कौन कौन से वस्तु उपस्थित है और कितना मात्रा में उपस्थित है, उस क्वालिटी का जांच जो होता है वह विश्लेषणात्मक रसायन विज्ञान के सहायता से होता है, एनालिटिकल केमिस्ट्री के ही सहायता से हुआ करता है। अगर आप एनालिटिकल केमिस्ट्री के बारे में नहीं जानेंगे तो किसी भी पदार्थ के विशेषताओं को नहीं बतला सकते हैं। तो वही लिखा गया कि रसायन विज्ञान का वह भाग जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुणात्मक एवं भारात्मक विश्लेषणों का अध्ययन किया जाता है उसे हम आप लोग विश्लेषणात्मक रसायन विज्ञान कहते हैं। इसी कड़ी में थोड़ा और आगे बढ़ेंगे और अगले ब्रांच की ओर चलेंगे हम आप लोग, कि देखेंगे कि इसके आगे का ब्रांच क्या है सर। तो देखो इसके आगे का ब्रांच है सर आपके पास नाभिकीय रसायन विज्ञान, न्यूक्लियर केमिस्ट्री। ये नाभिकीय रसायन विज्ञान, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, देखिए अभी के समय में वर्तमान युग में ऊर्जा की भरपूर आवश्यकता है और उस ऊर्जा को पूरा करने के लिए अभी हमारे पास एकमात्र तरीका बचा है, वो किसका है, नाभिकीय रसायन विज्ञान का सहारा ले। इन फ्यूचर और भी बहुत सारे सोर्सेस अवेलेबल हो जाएंगे लेकिन अभी पूरे विश्व में ऊर्जा का सबसे अधिक आपूर्ति यदि किसी के माध्यम से हो पाता है तो वह न्यूक्लियर केमिस्ट्री के सहायता से हो पाता है, नाभिकीय रसायन विज्ञान के सहायता से हो पाता है। दुनिया का वो देश उतना ही ज़्यादा शक्तिशाली माना जाता है जिसके पास जितना ज़्यादा न्यूक्लियर पावर होता है। तो आप न्यूक्लियर पावर का महत्व इसी बात से समझ सकते हैं कि किसी का शक्ति निर्धारित किया जाता है कि न्यूक्लियर पावर उसके पास जितना ज़्यादा है वो उतना ज़्यादा ताकतवर है। तो इसके महत्व को समझ सकते हैं इन बातों से। तो रसायन विज्ञान का वह शाखा जिसके अंतर्गत नाभिकीय अभिक्रिया, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन और ट्रांसम्यूटेशन का अध्ययन किया जाता है उसे हम आप लोग रसायन विज्ञान कहते हैं। नाभिकीय रसायन विज्ञान ऊर्जा के असीम संभावनाओं को दर्शाता है, मतलब ऊर्जा अनलिमिटेड है, ये बात रिप्रेजेंट करके देता है कौन, न्यूक्लियर केमिस्ट्री। भविष्य में या वर्तमान में ऊर्जा के आपूर्ति का मुख्य स्रोत के रूप में नाभिकीय रसायन विज्ञान को देखा जाता है और वर्तमान विश्व इसी पर आश्रित भी है। आइए चलते हैं संरचनात्मक रसायन विज्ञान की ओर, स्ट्रक्चरल केमिस्ट्री की ओर। मुख्य रूप से इसमें किसी भी पदार्थों के संरचना
एवं संरचनात्मक इकाई का अध्ययन किया जाता है, उसे हम आप लोग संरचनात्मक रसायन विज्ञान कहते हैं। यानी रसायन विज्ञान के इस भाग के अंतर्गत जैसे कोई तत्व है, तत्व का द्रव्यमान है, यौगिक का द्रव्यमान है और बंधन की प्रकृति है, इन सभी बातों का अध्ययन स्ट्रक्चरल केमिस्ट्री के अंतर्गत, संरचनात्मक रसायन विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। अब नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है बहुलक रसायन विज्ञान, पॉलीमर केमिस्ट्री। आज आपको सस्ते से सस्ते वस्तु मिल पाते हैं, उसमें महत्वपूर्ण योगदान बहुलक का भी है। तो रसायन विज्ञान का वह भाग जिसके अंतर्गत बहुलकों के निर्माण संबंधी अध्ययन किया जाता है, उसे बहुलक रसायन विज्ञान कहते हैं। बहुलक जिन छोटे छोटे एक ही प्रकार के कणों यानी अणु से मिलकर बना होता है, उस अणु को एकलक कहते हैं, मोनोमर कहते हैं। तो बहुलक ना एक ही प्रकार के बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। जैसे आप कुछ बहुलक का नाम जानते भी होंगे, पीवीसी, नाइलॉन, टेफ्लॉन, रबर। मतलब आप अपने आसपास नज़र दौड़ाइए, यदि आप 20 वस्तु देख रहे हैं तो उस 20 में से 15 बहुलक है। बहुलक का भौकाल इतना बड़ा है। तो बहुलक अभी के समय में पूरी दुनिया पर राज करता है। समझ में आई बात? चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और आगे के पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। रासायनिक विज्ञान के और भी बहुत सारे ब्रांचेस हैं और भी बहुत सारे शाखाएं हैं, लेकिन इतना शाखा आपके जानकारी के लिए बहुत पर्याप्त है। इससे ज़्यादा पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये सब बेसिक पॉइंट है, इंट्रो पॉइंट है। तो अब हम आप लोग आगे बढ़ेंगे और पढ़ेंगे रासायनिक विज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली। क्योंकि जब आप केमिस्ट्री पढ़ोगे तो ये सब शब्द बार बार आएंगे, इनके अर्थ को जान लेना, समझ लेना बहुत ही आवश्यक है। उसी शब्दावली में से एक शब्दावली है क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट। भाई आप किसी लिक्विड को गर्म करते हैं और गर्म करने के बाद गर्म करते 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 एक टाइम ऐसा आता है जिस टाइम पर वह लिक्विड उबलने लगता है। यानी वह ताप जिस ताप पर कोई द्रव पदार्थ उबलना प्रारंभ कर देता है, उस द्रव का क्वथनांक कहलाता है। क्लियर ना? क्वथन ताप पर वाष्पन की क्रिया तीव्रता से होता है। जब कोई भी द्रव पदार्थ क्वथन ताप पर पहुंच जाता है तो उसमें भाप बनने का रेट जो है वह सबसे अधिक हो जाता है। ये पुराना डेफिनेशन है। मॉडर्न डेफिनेशन को समझिए कि मॉडर्न डेफिनेशन किस प्रकार से क्वथनांक को डिफाइन करता है। तो वह न्यूनतम ताप जिस ताप पर किसी भी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, उस द्रव का क्या कहलाता है? क्वथनांक कहलाता है। कहने का मतलब कि किसी लिक्विड को आप बर्तन में डाल के गर्म कर रहे हैं तो तब तक वह लिक्विड नहीं उबलेगा, वह लिक्विड अपने सतह से ऊपर नहीं उठेगा, अपने सतह से उबलना नहीं प्रारंभ करेगा, जब तक कि उसके ऊपर जो दाब लग रहा है वायुमंडलीय दाब वह 1 एटीएम है और नीचे से जो पानी का प्रेशर है वह 1 एटीएम से अधिक ना हो जाए। जैसे थोड़ा सा भी अधिक होगा, मिली पॉइंट्स भी अगर अधिक हो गया, माइक्रो पॉइंट्स भी अधिक हो गया, तो वह उबलना प्रारंभ कर देगा। क्लियर ना? तो किसी भी द्रव के लिए अगर वायुमंडलीय दाब से अधिक दाब मिल जाए तो वह उस ताप पर वह द्रव उबलना प्रारंभ कर देता है, जो उस द्रव का क्या कहलाता है? क्वथनांक कहलाता है। वायुमंडलीय दाब बढ़ने पर द्रव का क्वथनांक बढ़ता है एवं वायुमंडलीय दाब घटने पर द्रव का क्वथनांक घट जाता है। तो सीधे तौर पर हम कह सकते हैं कि क्वथनांक समानुपाती वायुमंडलीय दाब। दोस्तों इस बात को आप ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे कि ये समुद्र तल है, यहाँ पर वायुमंडलीय दाब 1 एटीएम होता है। जब समुद्र तल से ऊंचाई पर जाते हैं तो दाब घटता है। जब आप समुद्र तल से ऊंचाई पर जाएंगे तो दाब क्या होता है? घटता है। और समुद्र तल से गहराई पर जाएंगे तो दाब बढ़ता है ना। ये दोनों बात है। यहाँ पर दाब क्या हो जाता है? दाब बढ़ता है और ऊपर जाने पर दाब घटता है। तो कहने का मतलब कि आप पहाड़ी या पठारी इलाका में खाना बनाएंगे तो थोड़ा वहाँ खाना बनाना मुश्किल होगा। क्यों? क्योंकि दाब घट गया। दाब घट गया तो क्वथनांक घट गया। अब होगा क्या? लगेगा आपको खाना पक चुका है, लेकिन वह खाना पका नहीं है क्योंकि क्वथनांक घट चुका है। और जब आप नीचे की ओर गहराई में जाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा। प्रेशर बढ़ेगा तो क्वथनांक बढ़ जाएगा और यहाँ खाना पकाना आसान होगा, जल्दी खाना पक जाएगा। चलिए थोड़ा और चलते हैं। सामान्य वायुमंडलीय दाब पर जल का क्वथनांक जो होता है
वह 100 डिग्री सेल्सियस होता है। जो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है उस प्रेशर के ऊपर वाटर का, जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस हुआ करता है। अब दोस्तों थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और आते हैं द्रवनांक या गलनांक की ओर, मेल्टिंग पॉइंट की ओर, कि मेल्टिंग पॉइंट किसे कहेंगे। देखिए बॉइलिंग पॉइंट को सिंबल में बहुत बार बीपी लिख दिया जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट लिख दिया जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट को सीधे तौर पर एमपी लिख दिया जाएगा। तो इन सब सिंबल से घबराना नहीं है, धीरे धीरे ये सब सिंबल्स आपको स्वतः ध्यान में रहेगा। और मेल्टिंग पॉइंट होता क्या है, तो वह न्यूनतम ताप जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ द्रव पदार्थ में परिवर्तित होता है या होने लगता है, उस द्रव का द्रवनांक कहलाता है या उस पदार्थ का द्रवनांक कहलाता है। जैसे बर्फ बर्फ का द्रवनांक 0 डिग्री सेल्सियस यानी 273.15 केल्विन होता है। ये 15 केल्विन आप हटा सकते हैं, डायरेक्टली बोल सकते हैं कि बर्फ का हिमांक जो होता है, बर्फ का द्रवनांक जो होता है वो 273 केल्विन हुआ करता है, 0 डिग्री सेल्सियस हुआ करता है। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, आगे के पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। अगला पॉइंट्स है हमारे पास, इसी से रिलेटेड कुछ एक बिंदु और देखेंगे, कुछ एक शब्द को और समझेंगे, जिसमें सबसे पहला शब्द आ रहा है हिमांक, फ्रीजिंग पॉइंट। भाई जिस ताप पर कोई द्रव पदार्थ द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तित होता है उसे उस द्रव का क्या कहते हैं, हिमांक कहते हैं। जैसे पानी, जल को आप 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर लाते हैं तो वह जमने लगता है, तो वह जल का हिमांक कहलाएगा, यानी जल का हिमांक हो गया 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन। संघनन या द्रवीकरण, कंडेंसेशन, ये एक महत्वपूर्ण प्रोसेस है। इस प्रोसेस को समझिए, वह प्रक्रिया जिसमें कोई गैस या वाष्प एकत्रित होता है, एक जगह एकत्रित होकर द्रव अवस्था में परिवर्तित होने लगता है, इसी प्रक्रिया को हम आप लोग संघनन कहते हैं। इस प्रक्रिया को हम आप लोग क्या कहते हैं, संघनन कहते हैं। संघनन के कारण ही बादल जो है वह बारिश के बूंद में तब्दील होता है। ध्यान रखिएगा, संघनन के कारण ही जल वाष्प एकत्रित होता है, जिससे क्या होती है, वर्षा होती है। अगर संघनन नहीं होगा तो बारिश नहीं होगा। आगे चलिए, अगला पॉइंट है वाष्प दाब, वेपर प्रेशर। कमरे के ताप पर, रूम टेम्परेचर के ऊपर द्रव का वाष्प में परिवर्तित होना क्या कहलाता है, वाष्पीकरण कहलाता है। मतलब मान लीजिए कि हमारा रूम है, इस रूम में एक गिलास पानी रखा है और इस टेम्परेचर के ऊपर वह एक गिलास पानी जो भाप में तब्दील हो रहा है, इस घटना को हम वाष्पीकरण कहेंगे। ताप बढ़ेगा तो वाष्पीकरण अधिक होगा, ताप घटेगा तो वाष्पीकरण कम होगा। जैसे मान लीजिए सिंपल सा एग्जांपल, एक गिलास लीजिए, एक गिलास में पानी लेना है, जून के मौसम में जो वर्तमान समय है, इस मौसम में उसे रूम के बाहर छत पर रखना है, और एक गिलास पानी को जनवरी के मौसम में बाहर छत पर रखना, तो आप क्या पाइएगा कि जून के मौसम में पानी तेज़ी से उड़ गया कंपेरिजन टू जनवरी के मौसम में। ना जनवरी में ताप कम होता है तो पानी लंबे समय तक टिका रहा, वाष्पन धीरे धीरे हुआ। जून के मौसम में गर्मी अधिक होता है, ताप अधिक होता है, तो वाष्पन तेजी से हो गया। तो इससे स्पष्ट होता है दोस्तों, जैसे आप देखिए जनवरी के मौसम में, ठंड के मौसम में कपड़ा सूखने में ज़्यादा समय लगता है, गर्मी के मौसम में कपड़ा जल्दी सूख जाता है। तो इससे स्पष्ट होता है कि गर्मी के मौसम में यानी ताप बढ़ने पर वाष्पन का रेट अधिक होता है, ताप घटने पर वाष्पन का रेट कम होता है। तो इन सब चीज़ों के आधार पर आप वाष्पन को डिफाइन कर सकते हैं। वाष्पन के कारण अध्यारोपित दाब को वाष्प दाब कहते हैं। तो जो वाष्पन का प्रोसेस होता है उसके कारण, जैसे मान लीजिए किसी बंद बर्तन में, मान लीजिए कि आप पानी का बोतल भी खोलते हैं, ऐसा नहीं कि कोल्ड ड्रिंक खोलिए तभी गैस का आवाज़ आता है। कभी कभार आप देखते होंगे गर्मी के मौसम में पानी का बोतल खोले हैं तो पानी का बोतल खोलने पर भी सनसनाहट का आवाज़ आता है। ये आवाज़ क्यों आता है? क्योंकि अंदर का जो पानी है वो हीट के वजह से वेपर में तब्दील हो चुका है। अब वह बर्तन यानी बोतल के सतह पर दाब लगा रहा है, जैसे हम ढक्कन खोलते हैं तो वह दाब बाहर निकलता है वाष्प के रूप में, जिसको हम आप लोग वाष्प दाब कहते हैं। यह सभी ताप पर संभव होता है। वाष्पन की क्रिया जो होती है सभी ताप पर होती है, यानी चाहे ताप कम हो या चाहे ताप अधिक हो वाष्पन होगा। लेकिन जब ताप बढ़ेगा तो वाष्पन अधिक होगा, ताप घटेगा तो वाष्पन कम होगा, इतना ख्याल रखना है। तो कुल मिलाकर वाष्प दाब समानुपाती ताप या वाष्पन समानुपाती ताप, इस बात का विशेष ध्यान रखना। अब देखिए एक ऐसा पॉइंट आया, सब्लिमेशन ऊर्ध्वपातन। ये थोड़ा अजीबोगरीब पॉइंट है। इस पॉइंट में जैसे आप किसी भी सॉलिड को हिट करोगे, गर्म करोगे, तो यह
बीच में लिक्विड नहीं आएगा सर, सीधा गैस बनाएगा और इस गैस को आप ठंडा करोगे तो सीधा सॉलिड बना देगा। स्टेट इवेंट समझने का प्रयास करिए। बीच में लिक्विड आ ही नहीं रहा, द्रव नहीं आ रहा, ठोस से सीधा गैस में और गैस से सीधा ठोस में परिवर्तित होने की प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन कहलाता है। इसे प्रोसेस से आप डिफाइन कर सकते हो कि जब किसी ठोस को गर्म किया, गर्म करने पर वह द्रव में परिवर्तित हुए बिना, मतलब द्रव में परिवर्तित नहीं होना, द्रव में परिवर्तित हुए बिना गैस में तथा पुनः ठंडा करने पर गैस से सीधे ठोस में परिवर्तित हो जाता है, तो उस प्रक्रिया को हम आप लोग ऊर्ध्वपातन कहते हैं। और ऐसे वस्तु को ऊर्ध्वपातित वस्तु कहते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल हैं, कपूर है ऐसा, नौसादर है ऐसा, नौसादर मतलब अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl, नेफ्थालीन होता है ऐसा। ऐसे बहुत सारे सब्सटेंस हैं जिसको आप गर्म करिए तो ठोस से सीधा गैस में और गैस से सीधा ठोस में तब्दील हो जाएगा ठंडा करने पर, बीच में लिक्विड नहीं आएगा। ऐसे पदार्थ को आप सब्लिमेटेड सब्सटेंस कहते हैं, यानी ऊर्ध्वपातित वस्तु कहते हैं। हमें उम्मीद है कि यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ रहा होगा। यदि थोड़ा स्पीड ज़्यादा लग रहा है तो वीडियो का स्पीड कम कर लीजिए और आराम से देखिए। बहुत बच्चों का शिकायत होता है कि सर ज़्यादा स्पीड है, तो भाई मेरे स्पीड है तो उस स्पीड को कंट्रोल करिए। कंट्रोल करने का तरीका आपके पास है, यूट्यूब ने बहुत सारा ऑप्शंस आपको दे रखा है। हम स्पीड बढ़ा सकते हैं, यूट्यूब उसे नियंत्रित कर देता है। तो आप जाइए और स्पीड को कम कर दीजिए, नॉर्मल से कम करिए, धीरे हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए डिफ्यूजन, विसरण। विसरण क्या होता है सर? कि दो वस्तु को जब एक दूसरे के संपर्क में आप लाओ और वह अपने स्वाभाविक गुण के कारण घुल मिल जाए तो इस प्रक्रिया को विसरण कहते हैं। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि मान लीजिए हमारे पास ये दो चीज़ें हैं, हम कोई भी दो चीज़ें लेते हैं, जैसे एक ये है और एक ये है, इस दोनों को एक साथ रख दे तो क्या ये कभी घुलेगा मिलेगा? नहीं भाई। तो ठोस में विसरण की क्रिया बहुत कम के बराबर, नहीं के बराबर होता है। लेकिन इसी में दो लिक्विड को, एक दूध ले लें, पानी ले लें, दोनों को एक बर्तन में डाल दें तो आसानी से घुल मिल जाएगा। तो द्रव और गैस में विसरण की क्रिया होता है। तो जब दो या दो से अधिक पदार्थ एक दूसरे के संपर्क में आता है तो वह अपने स्वाभाविक गुण के कारण परस्पर एक दूसरे में मिलने लगता है। इस प्रक्रिया को हम आप क्या कहते हैं? विसरण कहते हैं। जैसे मान लीजिए आप कहीं पर अगरबत्ती जलाते हैं, इस कॉर्नर में यहाँ पर हमने अगरबत्ती जलाया तो उस अगरबत्ती का स्मेल यहाँ तक आता है, या क्लास के फर्स्ट बेंच पर बैठा हुआ बच्चा परफ्यूम लगाया है तो उस परफ्यूम का स्मेल लास्ट तक जाता है और बहुत को ब्रांड भी पता होता है कि किस ब्रांड का है। तो ये क्यों हो पाया, किस वजह से हो पाया? विज्ञान में इस घटना को डिफ्यूजन कहते हैं, विसरण कहते हैं। अब आइए ज्वलन ताप पर, कंबंशन हीट, ज्वलन ताप। जिस ताप पर या जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ कर दे उसे उस पदार्थ का ज्वलन ताप कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम कंपैरिजन करते हैं कि हमारे पास पेट्रोल है, क्या है? पेट्रोल है, और हमारे पास लकड़ी है। इस दोनों में आग लगाएंगे तो कौन तेजी से जल जाएगा? भाई सब बोलेगा पेट्रोल तेजी से जलना है और लकड़ी को स्लो रूप से जलना, मतलब लकड़ी को जलने के लिए ज़्यादा ताप चाहिए, पेट्रोल को जलने के लिए कम ताप चाहिए। तो पेट्रोल का ज्वलन ताप कम हो गया, लकड़ी का ज्वलन ताप अधिक हो गया। ये जानकारी आपको रहना चाहिए। अब आइए क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रांतिक ताप। वह अधिकतम ताप जिससे अधिक ताप रहने पर गैस को हम द्रवीभूत नहीं कर सकते, गैस को हम द्रव अवस्था में परिवर्तित नहीं कर सकते, चाहे दाब कुछ भी क्यों ना हो, उस ताप को हम आप लोग क्रांतिक ताप कहते हैं। इसे T से टेम्परेचर ऑफ क्रिटिकल से सूचित किया जाता है। जैसे CO2 गैस का क्रांतिक ताप 31.1 डिग्री सेल्सियस, या इसको आप केल्विन में बदल लीजिए तो 304 केल्विन हुआ करता है। ये सब कुछ बेसिक पॉइंट हैं जो बेसिक पॉइंट आपको केमिस्ट्री को आगे समझने में सहायता प्रदान करेगा। तो चलिए इससे रिलेटेड मैं कुछ एक ऑब्जेक्टिव, कुछ एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपसे करवाता हूँ, ठीक है? तो भाई कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न कर लेंगे तो उस वस्तुनिष्ठ प्रश्न को करने के बाद कुछ शानदार बेसिक पॉइंट आपका तैयार हो जाएगा। उम्मीद है कि बहुत मज़ा आने वाला है अभी आपको। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है, रसायन विज्ञान का जनक या पिता किन्हें कहा जाता है? तो आप सबको पता है रसायन विज्ञान का जनक या पिता लेवोजियर या लभाजे को कहा जाता है। दूसरा ऑप्शन है, भारतीय रसायन विज्ञान का जनक किन्हें कहा जाता है? PC रॉय को भारतीय रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है।
तीसरा क्वेश्चन है, रासायन विज्ञान के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता। भाई रासायन विज्ञान के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता वान ट हॉफ महोदय थे। इन्हें 3 काम के लिए रासायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। चौथा क्वेश्चन है, कार्बन के चतुः संयोजकता को किसने दर्शाया था? तो इसी काम के लिए तो मिला था नोबेल प्राइज। इस काम के अलावा अभिक्रिया के गति को दर्शाया था इन्होंने। इस काम के अलावा विलियन के कॉन्सेप्ट को इन्होंने क्लियर किया था। तो इन 3 काम के लिए एक साथ इन्हें नोबेल प्राइज मिला था। किस ताप पर कोई पदार्थ उबलना प्रारंभ कर देता है? भाई किस ताप पर कोई पदार्थ उबलना प्रारंभ कर देता है? तो क्वथन ताप पर कोई भी पदार्थ उबलना प्रारंभ कर देता है। अगला क्वेश्चन है, जल का क्वथनांक कितना होता है? जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस हुआ करता है। उम्मीद है कि मज़ा आ रहा होगा। धीरे धीरे चैप्टर्स और डीप में जाएगा तो और मज़ा आएगा। तो आप आनंद पूर्वक इसे पढ़िए, समझिए, सीखिए। थोड़ा और हम आगे बढ़ते हैं, और क्वेश्चंस हैं इसके ऊपर। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वथनांक वायुमंडलीय दाब के होता है। अगर वायुमंडलीय दाब बढ़ेगा तो क्वथनांक बढ़ेगा, वायुमंडलीय दाब घटेगा तो क्वथनांक घटेगा। जैसा कि हमने आपको पॉइंट बताया कि समुद्र तल पर वायुमंडलीय दाब 1 एटीएम होता है। ऊपर जाइएगा तो दाब घटता है और नीचे आने पर दाब बढ़ता है दोस्तों। तो ऊपर जाने पर क्वथनांक घट जाएगा और नीचे आने पर क्वथनांक बढ़ जाएगा। तो कुल मिलाकर क्वथनांक वायुमंडलीय दाब के क्या होता है? तो क्वथनांक वायुमंडलीय दाब के समानुपाती होता है। क्या होता है दोस्तों? समानुपाती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी पदार्थ का ठोस से सीधे गैस में, किसी पदार्थ का ठोस से सीधे गैस में एवं गैस से ठोस में परिवर्तित होने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? अभी अंतिम टॉपिक यही था। इसको हम आप लोग ऊर्ध्वपातन कहते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? सब्लिमेशन कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए इनमें कौन ऊर्ध्वपातित पदार्थ है? ऐसा कौन सा पदार्थ है जो ऊर्ध्वपातित है? यानी लोहा को हम गर्म करेंगे तो क्या ये सीधा गैस में बदलेगा? अरे नहीं भाई, लोहा को गर्म करने पर ये कभी भी सीधा गैस में नहीं बदलेगा। नमक को गर्म करने पर भी ये कभी भी सीधा गैस में नहीं बदलेगा। ग्लूकोज को भी गर्म करने पर कभी भी सीधा गैस में नहीं बदलेगा। ऐसा किस में होता है? तो ऐसा नौसादर में होता है, अमोनियम क्लोराइड में होता है। कि अमोनियम क्लोराइड को गर्म करो तो बीच में लिक्विड नहीं आएगा, सीधा गैस में बदल जाएगा, और उसको ठंडा करो आप तो सीधा ठोस में आ जाएगा। तो हमारे पास ऊर्ध्वपातित वस्तु के लिस्ट में से ये कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा? नौसादर। बादल का बनना किस रासायनिक प्रक्रिया का उदाहरण है? देखिए बादल का बनना किस रासायनिक प्रक्रिया का उदाहरण है? देखिए बादल का बनना, बादल बनेगा रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा। अब वह कौन सा रासायनिक प्रक्रिया है जिसके जरिए बादल बन पाता है? तो बादल बनता है वाष्पीकरण क्रिया के द्वारा। किस क्रिया के द्वारा दोस्तों बादल बनता है? वाष्पीकरण क्रिया के द्वारा बादल बनता है। यहाँ गलती कतई नहीं करना है कि बादल का बनना संघनन का उदाहरण है। देखिए बादल से बारिश के बूंद का बनना वो संघनन का उदाहरण है। तो बादल का बनना वाष्पीकरण, इस बात का पूरा पूरा ख्याल रखेंगे आप। जब किसी ठंडे पदार्थ को बर्तन में रखा जाता है तो उसके बाहरी सतह पर जल वाष्प किस क्रिया के कारण जमा हो जाता है? मान लीजिए कि ये एक गिलास है, आपने बहुत बार ऐसा देखा होगा, और इस गिलास में आपने ठंडा पानी, बिल्कुल चिल्ड वाटर रख दिया। तो ठंडा पानी रखने के बाद आप देखते होंगे कि इसके चारों ओर पानी का बूंद जमा हो जाता है। तो क्या वो पानी का बूंद जो गिलास के अंदर हमने रखा था वो बाहर आ गया? क्या गिलास में रंध्र हैं छोटे छोटे? नहीं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। होता क्या है कि इसके आसपास जितने वाष्प हैं वो सारा का सारा वाष्प ठंडा हो गया, सारा का सारा गैस ठंडा हो गया, और गैस ठंडा होकर अब वह तब्दील हो गया द्रव में। किस में तब्दील हो गया? द्रव में। तो जब किसी ठंडे पदार्थ को बोतल में रखा जाता है तो उसके बाहरी सतह पर जल वाष्प किस क्रिया के कारण जमा हो जाता है?
तो संघनन के कारण, कंडेंसेशन के वजह से ऐसा होता है, यानी वाष्प जो है वह द्रव में परिवर्तित हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, जिस ताप पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ कर देता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं दोस्तों ज्वलन ताप। उसको हम आप लोग कहेंगे ज्वलन ताप। चलिए थोड़ा और क्वेश्चन देखते हैं और मज़ा आएगा आपको। तो अगला क्वेश्चन है हम लोगों के पास, अगला क्वेश्चन हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे सर कि निम्न में किसका ज्वलन ताप न्यूनतम होगा? हमारे पास पेट्रोल है, लकड़ी है, किरोसिन है और पेपर है। इस चारों को जलाएंगे तो कौन तेज़ी से आग पकड़ लेगा, कौन तेज़ी से जलने लगेगा? तो दोस्तों पेट्रोल तेज़ी से जलने लगेगा, पेट्रोल के बाद किरोसिन उससे थोड़ा कम तेज़ी से जलेगा, पेपर उससे थोड़ा कम तेज़ी से जलेगा और लकड़ी को जलने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि किसका ज्वलन ताप सबसे कम है? तो पेट्रोल का ज्वलन ताप सबसे कम है, यानी जिसमें जितना तेज़ी से आग पकड़ ले उसका ज्वलन ताप उतना ही कम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगरबत्ती के गंध का वायु में फैलना। ये तो मैंने आपको पहला 1-2 क्वेश्चन में ही बताया था कि अगरबत्ती यहाँ जलाओ उसका गंध वहाँ तक जाने लगता है। इस प्रक्रिया को हम आप लोग क्या कहते हैं? विसरण कहते हैं। बहुलक के सबसे छोटे इकाई को क्या कहते हैं? मोनोमर कहते हैं, या बहुत बार हिंदी में एकलक भी लिख दिया जाएगा। बहुलक के सबसे छोटे इकाई को एकलक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है सर, वाष्पन की क्रिया किस ताप पर संभव होता है? तो भाई मेरे, वाष्पन की क्रिया क्वथन ताप पर होता है, वाष्पन की क्रिया ज्वलन ताप पर होता है, वाष्पन की क्रिया विशिष्ट ताप पर होता है। तो वाष्पन की क्रिया सभी ताप पर संभव होता है। हाँ, किस ताप पर सबसे अधिक होता है तब हम बोल देंगे क्वथन ताप। तो वाष्पन की क्रिया सभी ताप पर संभव हुआ करता है। ताप बढ़ने पर वाष्पन का दर बढ़ता है, यानी वाष्पन का दर जो है वो ताप के समानुपाती होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन एक वाष्पशील पदार्थ है? क्या नमक वाष्पित होगा, कांच वाष्पित होगा, कागज वाष्पित होगा? नहीं सर, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड ये वाष्पित हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। ये आप देख रहे थे सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का लेक्चर 2, और लेक्चर 1 में आपने कुछ इंट्रो पढ़ा, लेक्चर 2 में इंट्रो को कंप्लीट कर लिया। अगला लेक्चर एडवांस होगा और अगले लेक्चर से हम आप लोग न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन की ओर प्रवेश कर जाएंगे। अगले लेक्चर में पढ़ेंगे सार्थक अंक। तब तक इन दोनों लेक्चर को आप तैयार करिए और सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न को निश्चित रूप से अपने कॉपी में, अपने नोटबुक में नोट करते जाइए।